जहन दोस्तों, सवाल वही कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। बिल्कुल, कितने परसेंट सैलरी में उछाल होगा और जितना भी समुद्र मंथन किया जाए बात वही निकल के आती है, यानी सैलरी कितनी बढ़ेगी। यानी जो हम वर्तमान में बेसिक ले रहे हैं और उसको डीए मर्ज करने के बाद हमारी टोटल जो सैलरी है, पेंशन है, उसमें से आगे कितना बढ़ोतरी होगी। 8,000 होगी, 10,000 होगी, 15,000 होगी, रैंक के हिसाब से कितनी होगी, पे लेवल के हिसाब से कितनी होगी। अब ये सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी सवाल हम थोड़ा सा साइड में हटते हैं कि यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव होगा या नहीं होगा। पेंशनर्स के भी अब बहुत सारे सवाल हैं। अब ये जो सवालों के जवाब के लिए जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने अपने मीटिंग किया, लेटरबाजी किया, सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक कोई वित्त मंत्री जी से नहीं मिला, ना ही प्रधानमंत्री जी से मिला। अब इनके लेटरों के जवाब नहीं आए। अब इनके जवाब कब आएंगे? 1 तारीख को, 2 तारीख को, यानी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर। क्यों? कि आपका शीतकालीन संसद सत्र शुरू है और वहां पर सवाल पूछने वाला कोई वो 8वें वेतन आयोग वाला नहीं है, वो भी एक नेता है। वो दूसरी समाजवादी पार्टी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है। अब वो सवाल करेगा 8वें वेतन आयोग के ऊपर, क्योंकि पिछले जब आपके मानसून सत्र में बहुत सारे सवाल हुए, हमने आपके सामने रखा। अब ये सवाल हैं, यानी क्वेश्चन वर्ष में सवाल हैं, वो उसके लेटर चले गए और वो मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। कल मैंने एक लेटर डाला कि अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके ऊपर हम आते हैं। बाकी सवाल जवाब ये होते रहेंगे। यानी अब ये कहा जा रहा है, लगभग देख रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में वेतन कैलकुलेटर फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लगाकर 2.57 के बीच हो सकता है। देखें अपेक्षित वेतन वृद्धि। अब फिटमेंट फैक्टर मुद्रास्फीति, जीवन यापन लागत सूचकांक और डॉक्टर बालेस आर एकरोड के सूत्र सहित कई कारकों के आधार पर तय किया जाता है। यह विधि, अब इसमें उन्होंने कहा है जिसमें कितने फैमिली मेंबर्स हैं, भोजन, कपड़े, आवास जैसी वस्तुओं का दाम शामिल होता है। और इसके लिए जेसीएम स्टाफ साइड ने अपना एक कैलकुलेशन भी तैयार कर लिया है। और बहुत सारी फाइनेंशियल एजेंसी हैं, वो कह रहे हैं 2.46 भी हो सकता है, कोई कह रहा है 2.28 हो सकता है, 2.57 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कह रहे हैं 1.92 या 2.08 के आसपास रहेगा, यदि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव नहीं होता है। तब जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव नहीं होता है, जैसे हमने आपके सामने रखा था कि यानी 8वें वेतन आयोग में पुराने ढर्रे से ही हम सारी जो चीजें हैं उनका रेट निकाल लिया जाए रिटेल में, तो लगभग हमारा फिटमेंट फैक्टर 95 के आसपास 98 पर पहुंच रहा था। तो हम पूरी तरीके से, जैसा कि आपके सामने ये मैं दिखा रहा हूं सारी चीजों को किस तरीके से कैलकुलेशन किया है। अब इस कैलकुलेशन या जितनी सर्वे रिपोर्ट क्या कहती हैं, क्या फिटमेंट फैक्टर और कितना उछाल होगा, तो हम बोर्ड पे चलेंगे। अब उसमें उछाल से हमारे सिपाही, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन को कितना फायदा होगा, यानी जो उनकी सैलरी है वो आरओपी 3 में वो कितनी पहुंचेगी और कितना फायदा होगा किस फिटमेंट फैक्टर से। आइए तो बोर्ड पर चलते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, जैसा हमेशा की तरह आपने रैंक है, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार है, उसमें आप चाहे ऑनरी नायब सूबेदार लगा लो, चाहे एमएससी पे लगा लो, नायब सूबेदार है सर्विस के हिसाब से बेसिक। सूबेदार है 28-30 साल सर्विस है, सूबेदार मेजर है 28-30-32 है, और लेफ्टिनेंट की आप जानते हो 28 साल से भी बन जाते हैं, 30 से बनते हैं, 32 से बनते हैं, 34 से भी बनते हैं, तो उनका एक ब्रैकेट है। अब आरओपी 3 में आपकी कितनी सैलरी है प्रेजेंट में हम सभी जानते हैं। यदि आप सिपाही 15 साल है तो 20,325 है, 17 है तो 20,463 है, नायक 17 साल 21,488 है, 22 वाले की 23,569 है, हवलदार की 24,763 है। यार हवलदार को आगे कुछ मिल जाता है ऑनरी नायब सूबेदार तो 26,825 है, 26 साल वाले की 26,900 है, चाहे वो एमएससीपी है, 28 यानी उसकी 27,950 है, सूबेदार की 30,175 और 31,500 वो आरओपी 3 में। इससे ज्यादा भी है, कईयों की कम भी होंगी। क्यों? कि आरओपी 3 आपकी कब है? 24 में, 1/7/2024 को डिक्लेयर हुई थी। अब इसके बाद जो रिटायर आ रहे होंगे तो उनकी किसी की कम भी होगी, ज्यादा भी होगी। अब इनका जो बदलाव है वो आरओपी 4 में होगा 5 साल बाद, यानी 1 जुलाई 2029 में। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब कमी कहां होगी। जैसे सूबेदार मेजर है, इनका तो ठीक ही होगा 33,000, 34,000।
अब जो लेफ्टिनेंट कैप्टन है ये 36 38 के आसपास होंगे, और जब इनका संशोधन कब होगा, वो आरपी 4 में जाकर के होगा, जो कि 1 जुलाई 2029 को। तो अभी जो पुराने वाले हैं उनका मैंने 41,200, 42,625 और 46,300 रखा है। क्लियर है। अब जो सेना ने डिमांड रखी है सैनिकों की, यानी जो हमारे जीवरान से गया है कि एमएसपी में बदलाव करो, एमएसपी में बदलाव करो। अब उन्होंने सजेशन किया है कि जवान को 12,000, जेसीयू को 18,000 और एमएनएस को 21,000 और अफसर को 32,000। लीव इन केस में बदलाव करो, ये बड़ा फीजेबल है। इसमें बदलाव 300 से 400 दिन कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मामला कोर्ट में भी है, एएफटी में गया था, इसके ऊपर भी दिया था कि जवान की छुट्टी को वेस्टेज मत डालिए, वैसे भी छुट्टी नहीं मिलती है, और जब उसकी 500 दिन जमा हो जाती तो आप 300 दिन का बेनिफिट देते हो। उसके बाद एमएससीपी की बात है, यानी एमएससीपी जैसे अभी 8-16 और आपको 24 पे मिल रही है, इन्होंने कहा 6-12-18 में दीजिए, लेकिन सिविल में हमें उनका एसीपी का प्रावधान 10 साल का है। अब ये मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है मिलिट्री सर्विस पे का और दूसरा लीव इन केस का। ये बड़े मॉनिटरी बेनिफिट हैं और ये इफेक्ट करते हैं सीधे सीधे जवानों जेसीओ को ज्यादा, तो इसमें बदलाव होना जरूरी है। आइए दोस्तों बात करते हैं सीधा सीधा कि आखिर 1.92 फिटमेंट फैक्टर जो सबसे ज्यादा चर्चा में, तो 1.92 से इसलिए क्योंकि इसमें सीधा 20% का उछाल हो रहा है और सरकार 20% से ज्यादा देने के मूड में शायद न हो। और इन्होंने स्टैंडर्डाइज क्यों किया है, जो सरकार अभी तक 6th और 7th पे में जिस स्टैंडर्ड से उन्होंने वर्कआउट करते हैं फिटमेंट फैक्टर, जिस तरीके से करते उस तरीके से छेड़खानी नहीं किए, तब ये कहते हैं कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर होगा और सरकार ज्यादा कुछ देने की विचार में नहीं। अब उन्होंने क्या किया, 160 यानी 60% डीए हो जाता है, 160 प्लस 32 है, ये 160 का 20% है, तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर हो जाता है। आइए इसी पर गहन चर्चा करेंगे। 15 साल का सिपाही है जो 20,325 ले रहा है, अब 20,325 से 39,024 पहुंचती है, लेकिन 39,024 से अब उछाल इसमें कितने का दिख रहा है, 19,000 का, बट 19 का नहीं, इसमें डीए भी 60% इसके साथ जुड़ जाएगा। जब डीए जोड़ दोगे तो उसकी बढ़ोतरी लगभग 7,000 के आसपास जाती है। कितनी जा रही है, 7,000 के आसपास, क्योंकि डीए भी जुड़ेगा, लेकिन फिटमेंट फैक्टर आपकी बेसिक पेंशन पर अप्लाई होगा, पे पर अप्लाई होगा, और एमएसपी को अलग स्टैंडर्ड में कर देते हैं, अलग बात है। यदि ऐसा ही रहा तो उस पर भी अलग तरीके से होगा, उसका तरीके में बदलाव का चल रहा है। अभी 20 साल वाला सिपाही है 20,463, उसकी 39,289 होगी, लेकिन फायदा 7,000 के आसपास का होगा। समझ रहे हो मेरा कहने का लॉजिक, समझ रहे हो, क्योंकि डीए इसके साथ जुड़ेगा। अब डीए जुड़ेगा, अब फिटमेंट फैक्टर तो अप्लाई आपकी बेसिक पे होगा, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि मैं 7,000 ही बढ़ोतरी क्यों दिख रहा हूं, सामने दिख रही है आपको 19,000 20,000, ऐसा नहीं है। अब न्याय की बात करते हैं। 17 साल सर्विस है, 21,488 उसकी बेसिक पेंशन है, तो उसकी बनेगी 41,257 यानी 41,257, और उसको 7,500 का फायदा हो रहा है। 22 साल वाला नायक है, 23,569 है, तो 45,253 बनेगी। क्लियर है। बढ़ेगी कितनी, 7,500, डन। मैक्सिमम बढ़ेगा 2.08 तक, जो कि 30% की बढ़ोतरी है। फिर 40 से 41% की बढ़ोतरी 2.28 है, और डिमांड की जेसीएम स्टाफ साइड ने कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, और उन्होंने कहा जब कि आपका फैमिली यूनिट सारा बदलाव टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव की बात ये कह रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, पहले जो आप मेन चीज है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हवलदार है जो 24,763 है, और इसकी 47,545 हो रही है, और 8,000 की मात्र बढ़ोतरी हो रही है। और आप समझ सकते हो कि सरकार 8,000 बढ़ा दे, ये भी शायद आप समझ सकते हो। अब आपके नायब सूबेदार हैं, ऑनरी नायब सूबेदार हैं, एमएससीपी, यदि आपकी 26,825 है तो आपको 51,504 पे जाओगे। 26,900 है तो 51,648, और 27,950 है तो 53,664, यानी 53,664 फिगर में बोल देता हूं, क्यों हमारे कुछ सदन साइड के भाई बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, तो आप बोर्ड पे देख सकते हो। यदि आप 26,825 से यू कैन रेज एट 51,504, यानी टोटल इंक्रीज 8.5 के, यानी 8,500 अप्रोक्सीमेट, यानी एक नायब सूबेदार है 8,500 के आसपास उसकी बढ़ेगी। सूबेदार है सीधा बोल देता हूं 9,000 बढ़ेगी, बिकॉज यदि आपका 30,175 है तो 57,936 पे आप जा रहे हैं, और इसका डिफरेंस डीए को
इंक्लूड करते हैं तो 9,000 के ऊपर रेज होता है। इसी तरह 31,500 है जो इंक्रीज हो जाता है 60,480। तो लगभग 9,000 प्लस आप 200, 400, 500 ये अप्रोक्सीमेट बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। सुविधा मेजर है 28, 30, 32 साल है 33,750, 34,425, 34,575, यानी 33 से 34,000 इनकी जो 1000 के अंदर है बेसिक। तो इसको 64,800, 66 और 66, ये लगभग 10,000 के आसपास इनकी बढ़ रही है, यानी 10,000। लेफ्टिनेंट और कैप्टन की 13 से 14,000 बढ़ रही है। और जो कैप्टन और लेफ्टिनेंट 46,300 लेते हैं, 46,300 लेते हैं, वो जाकर के 88,900 पर पहुंच जाते हैं, 14,000 की बढ़ोतरी होती है। अब मैं सीधा कह रहा हूं 7,000 से 14,000 की बढ़ोतरी, जबकि ये पे लेवल 3 है, ये पे लेवल 4 है, पे लेवल 5, पे लेवल 6, पे लेवल 7, पे लेवल 8 और पे लेवल 10A-B। ये हम इस पे लेवल की बात कर रहे हैं। अफसरों का फिटमेंट फैक्टर क्या होता है अलग बात है। अब मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं और सीधा सीधा कि यदि मिनिमम मैक्सिमम 2.08 की भी काफी चर्चा है, यानी 30% बढ़ोतरी, 25% तो एग्जैक्ट डबल हो जाएगी, 25% डबल हो जाएगी। ये 30% है। यहां पर क्या होती है वो आप अपना डिफरेंस समझ सकते हो। यहां पर सिपाही जो 39,024 है वो 42,276, यानी 3,000 और बढ़ जाता है, यानी बढ़ोतरी आपकी 10,000 के आसपास हो जाती है। सेम दोनों का 39 से 42। नायक है लगभग आप समझ सकते हो 41 है वो 44 ले रहा है, 45, 49, यानी 3 से 4,000 बढ़ जाती है, यानी 11,500 के आसपास इसका बढ़ जाएगा। यदि आपका 2.08 फिटमेंट फैक्टर होता है 49 से। हवलदार है जो 8,000 बढ़ोतरी 47 या 51 हो जाएगा, 12,000 ये बढ़ेगा, यानी ये 12K पे जाने का है। यदि यहां तक सरकार मेहरबान हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए। अब मैं बात करूंगा नायब सूबेदार है किसी भी प्रकार के, आप 51 वाले हैं तो 55,000 जा रही है, 12.5 13,000 का यहां बढ़ोतरी हो रही है, यानी 55,952 या 58,136। यदि आप नायब सूबेदार हैं तो आप देख सकते हो, आपके सामने फिगर है 55,796, 55,95, तो ये फिगर है अप्रोक्सीमेट यहां बढ़ रही है, यानी 8.5 से 13,000 बढ़ोतरी हो रही है 2.08 से। सूबेदार हैं तो आपको 9 से आप सकते हो 57 है और यहां 5,000 सीधा बढ़ रहा है, यानी 14,000 की बढ़ोतरी हो रही है। ये सीधा 14,000 की, ये 2.08 से। सूबेदार मेजर हैं तो आप देख सकते हो सीधा 16,000 की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि 64,000 वाला फिगर 70 पे पहुंच रहा है, 66 वाला 71 पे पहुंच रहा है। आप ये आपके सामने रखा है। अभी आते हैं लेफ्टिनेंट और कैप्टन, इनका सीधा सीधा आप जाकर देख सकते हो, यानी ये जो 79 है 85 हो रहा है, यानी 6, यानी इनका 19,000 बढ़ रहा है। और आगे आप देख सकते हो कि और ये 8 और ये 22,000 बढ़ रहा है, यानी 19,000 लेफ्टिनेंट और कैप्टन जो 46,300 लगभग 22,000 जाएंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मिनिमम मैंने बताया 7,000, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 13 और 14, ये बढ़ रहा है मिनिमम, यानी 1.92 और 20% बढ़ोतरी। भाई बिल्कुल आराम से समझ लेना मोदी सरकार किस तरीके से खेल खेलती है। डीए की टांग काट दी पहले उसने, 8वें वेतन आयोग में वो अब खूब ज्यादा पीठ थपथपाएगी, बहाबाजी करेगी तो 30% बढ़ोतरी करती है। तो आपको लगभग आपने बता दिया 8,000, 12,000, 13, 14, 16, 19 और 22 तक जो हमारे लेफ्टिनेंट कैप्टन वाली बातें हैं, समझ रहे हो ना। तो इसी के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी यदि आप पेंशनर हैं या सैलरी पर्सन है। फिटमेंट फैक्टर 2.08 पर काफी चर्चाएं हो चुकी है इन दोनों फिटमेंट फैक्टर। अब मैं आपके सामने रैंडमली आप समझ सकते हो कि जिसकी जो मांग चली आ रही है, तो 2.57 की मांग चली आ रही है, 2.28 की मांग चली आ रही है, तो इनके बारे में आप जरा देख सकते हो, बड़े हैरानी वाली बात है। और ये जो 42 है तो फिर ये 4 बढ़ रहा है यहां पर, तो यानी सीधा सीधा यहां से 4 बढ़ा, 11 से 4 बढ़ा, 15,000 सिपाही की पेंशन में बढ़ोतरी, बड़ी बात है। फिर आप फिर देख सकते हो ये 48 जा रहा है, 53 जा रहा है, 56 जा रहा है, और लगभग कैप्टन पे जाकर 1,05,000 हो रहा है, यानी इनको 1,05,000 आप समझ सकते हो, जो कि इनका लगभग जो 46 वाला है इनका अभी 73, 75 बनेगा और 1,05,000 पे पहुंच रहा है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा और उछाल होगा। उसी हिसाब से हमने बताया कि इसमें फिर 4 का अंतर आप जोड़ दीजिए, 12, 4, 16,
ये 17, फिर ये 21, ये 20,000, ये 23,000 और ये 28,000, इस तरीके से बढ़ोतरी इसमें दिखाई दे रही है। तो कितना बढ़ सकता है? अब मांग ये है कि भाई इतना जो 2.57 से, ये तो बहुत ही 1,18,000, 1,09,000। अब ये जो फिगरों पर हमने अच्छे से बात की, ये आप बात करें डिमांड हो सकती है, 2.57 की भी बात चल रही है। ये मेन पिक्चर है पेंशनर्स के लिए। तो आप समझ सकते हो, मैंने वो फैक्ट बताया कि बढ़ कितना रहा है। इतना बढ़ रहा है तो आप खुद अपने आइडिया से लगाना कि सरकार आपको 20% बढ़ोतरी देगी या 30% बढ़ोतरी देगी, तो पेंशन में 7,000 से 15,000 की बढ़ोतरी, 20% से 30% में आपकी लगभग 8,000 से लगा करके 20-22,000 तक, जो रैंक के हिसाब से पे लेवल जॉब जिसका ज़्यादा होगा बढ़ेगा। तो ये है जो अभी चल रहा है मीडिया में लगभग। लेकिन हम और आप भी तो इंसान हैं, बनाने वाले ने तो बना दिया। हम अपनी पेंशन को देख लेते हैं और सरकार को देख लेते हैं, सरकार के काम करने के तरीके को देख लेते हैं कि सरकार चुनाव में पैसा खर्च करती है, उसी समय पर करती है। चुनाव में 10,000 बांटे, सीटें ले ली, बैठ गए। मध्य प्रदेश का हाल हो, महाराष्ट्र का हाल हो, हरियाणा का हो, बिहार में आपने देख लिया। तो यदि ये लंबा खिंचा 2029 तक, लोकसभा चुनाव तक, तो फायदा होगा और सबको होगा। सरकार कहीं से भी पैसा इकट्ठा कर लेगी, पैसे की कोई कमी नहीं है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? धन्यवाद।